हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर जो है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इस वीडियो के हिस्से में मैं डिस्कस करूंगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, इसके लिए क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए और इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ग्लोबलाइजेशन मीन्स लिंकिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज बाय मीन्स ऑफ फ्री ट्रेड, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर एटसेट्रा। तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि एक कंट्री की इकोनॉमी को बाकी कंट्रीज की इकोनॉमीज के साथ मिला देना, जिसमें हम जो ट्रेड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो चीज़ें मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड या फिर जो मोबिलिटी है कैपिटल की, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैपिटल का आना जाना, वो आसान कर दें और उसमें रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो खत्म कर दें। तो सिंपल वर्ड्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दें, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स इन्वाइटिंग मल्टीनेशनल कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इसका मतलब ये भी है कि बाहर से कंपनीज आएंगी और इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज्यूम्स दैट इंडियन इकोनॉमी शुड हैव क्लोज लिंक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने लाए एलपीजी के अंडर 1990-91 में, वो ये भी मानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंडियन इकोनॉमी का क्लोज लिंक होना चाहिए, मतलब ग्लोबलाइजेशन को एनकरेज करो। एज अ रिजल्ट देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से जो हमारा सामान है वो दूसरे कंट्री में चला जाएगा, दूसरे कंट्री का हमारे पास आ जाएगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान, लेन देन, या कैपिटल का या लोगों का या टेक्नोलॉजी का या एक्सपर्ट सर्विसेज का जो है लेन देन शुरू हो जाएगा, ठीक है। देयर विल बी इंक्रीज्ड कॉपरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद डिफरेंट इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमारी इकोनॉमी का जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, उनके साथ काफ़ी क्लोज लिंक और कॉपरेशन हो जाएगी। कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लो फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स इंडिया। तो जो पैसा है और जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की तरफ आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के पास फॉरेन कैपिटल बहुत कम हो गया था, ठीक है। तो फॉरेन कैपिटल को एनकरेज करने के लिए ही एलपीजी लाई गई, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से ये होगा कि बाहर से पैसा भी आ जाएगा और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। द अल्टीमेट एम ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू लुक अपॉन द वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। तो मेन मकसद यही था कि पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज की तरह लिया जाएगा, जिसमें आना जाना काफ़ी आसान हो जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन काफ़ी आसान हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का लेन देन और पैसे का लेन देन आसान हो जाएगा। इंडियाज इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन with the rest of the world is reflected in the growing foreign trade to GDP ratio that has increased from 13.5% in 1990-91 to 27.4% in 2019-2020। तो इंडिया का जो ग्लोबलाइजेशन का जो असर है वो देखा जा सकता है कि इंडिया में जो जीडीपी का परसेंटेज है, जो 1990-91 में 13.5% था, वो 2019-2020 में बढ़ के 27.4% हो गया है। ये डाटा आप लेटेस्ट ऐड कर सकते हो अगर आपको इंटरनेट से मिले। ये मैंने तब का लिखा हुआ है जब मैंने नोट्स बनाए थे। नेक्स्ट, मेजर्स अडॉप्टेड फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स बढ़ा दी गई और कई जगह पे तो 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया। अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रेज। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जो लिमिट थी वो बढ़ा दी गई। इन मेनी इंडस्ट्रीज एफटीआई, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ 100% हैज़ बीन अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड रेड टेपिज्म। तो कई फील्ड्स में, कई इंडस्ट्रीज में 100% एफटीआई को अलाउ कर दिया गया है और उसमें कोई रोक टोक या फिर कोई रेड टेपिज्म मतलब ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स नहीं रहेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको फेरा कहते हैं, विच वॉज अ हिंड्रेंस इन द फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, हैज़ बीन एबॉलिश्ड एंड रिप्लेस्ड विद अ लिबरल एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फेमा कहा गया है। तो 1990-91 से पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको फेरा कहते थे, जो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल रखता था फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस के ऊपर, उसको ख़त्म करके फेमा लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि काफ़ी लिबरल है और आसान है और बिजनेस को एनकरेज करता है, फॉरेन जो ट्रांजेक्शन है उनको एनकरेज करता है। मोर ओवर मैनी इंसेंटिव्स आर गिवन टू एनआरआईज टू अट्रैक्ट देयर इन्वेस्टमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए गए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करने के, ताकि फॉरेनर्स आएँ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आ जाता है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी वॉज अलाउड। ग्लोबलाइजेशन को लाने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को करने के लिए पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी को एनकरेज किया गया। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब होता है इंडियन करेंसी की वैल्यू तय कौन करेगा,
जो मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इंडियन करेंसी की वैल्यू तय करेंगे बनिस्बत जो सरकार खुद तय करे। समझ की बात। इट वॉज इन कन्फर्मिटी विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसकी कन्फर्मिटी के साथ ही ये आते हैं। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मीन्स टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग एटसेट्रा फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शन्स एट अ प्राइस डिटरमिन्ड बाय द मार्केट। मतलब इंडियन करेंसी कितने डॉलर में या कितने डॉलर के कितने रुपए मिलेंगे वो सरकार डिटरमिन नहीं करेगी, वो डिमांड एंड सप्लाई या मार्केट तय करेगी। ठीक है। दिस कन्वर्टिबिलिटी इज वैलिड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। फर्स्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं तो जो भी मार्केट में रेट चल रहा होगा उसी के हिसाब से आपको डॉलर का एक्सचेंज कराना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, वो जो इंटरेस्ट की पेमेंट या डिविडेंड्स की पेमेंट करनी है या इन्वेस्टमेंट जो भी आई है वो भी जो मार्केट रेट है उसी के हिसाब से होगी। रेमिटेंसेज या जो फैमिली एक्सपेंसेस के लिए बाहर से पैसा आता है वो भी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही तय किया जाएगा। समझ के बात। उनका रेट मतलब फॉरेन करेंसी का जो रेट है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से तय किया जाएगा, रेदर देन वो ऐसे नहीं तय किया जाएगा कि अपनी मर्जी से हो जाए। ठीक है। इट इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बिकॉज इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजेक्शंस। इसमें कैपिटल ट्रांजेक्शंस नहीं आते और ये मार्केट रेट पे होगा। समझ की बात। रिसेंटली गवर्नमेंट इज सीरियसली थिंकिंग ऑफ मेकिंग रुपी फुली कन्वर्टेबल फॉर कैपिटल ट्रांजेक्शंस ऑल्सो। तो सरकार ये भी सोच रही है कि कैपिटल ट्रांजेक्शंस के लिए भी जो रुपी है उसको फुली कन्वर्टेबल कर दिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इन कन्फर्मिटी विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वॉज एनफोर्स्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट इज 5 years। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज लाएगी और वो 5-5 साल 10-10 साल के लिए लॉन्च की गई। अंडर प्रेजेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वेरियस रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। तो जो करंट हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसमें कई रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स को खत्म कर दिया गया है। ओपन कंपटीशन हैज बीन एनकरेज्ड एंड ऑल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू दिस एंड। तो मतलब ओपन कंपटीशन है और ट्रेड को एनकरेज करने के लिए सरकार जितनी फैसिलिटीज दे सकती है उतनी देती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैव ऑल्सो बीन मिनिमाइज। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं उनको भी मिनिमाइज कर दिया गया है। तो सरकार की दखल अंदाजी कम होगी फॉरेन ट्रेड में और जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी टाइप है उसको खोल दिया गया है ताकि फॉरेन ट्रेड डिमांड सप्लाई के हिसाब से हो सके। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैरिफ्स। जो सरकार ने टैरिफ्स वगैरह लगाए हुए थे इंपोर्ट्स पे वो कम कर दिए गए हैं। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इन ऑर्डर टू रेंडर Indian economy beneficial internationally, custom duties and tariffs imposed on imports and exports are being reduced gradually। आस्ता आस्ता सरकार ने जो कस्टम ड्यूटीज लगाई हुई थी इंपोर्ट्स पे और जो टैरिफ्स लगाए हुए थे एक्सपोर्ट पे वो लगातार कम कर दिए। अब आप कस्टम ड्यूटी और टैरिफ में कंफ्यूज मत होना, कस्टम ड्यूटीज इंपोर्ट्स पे लगती हैं और जो टैरिफ्स हैं वो एक्सपोर्ट्स पे लगते हैं। ठीक है। सरकार ने वो रिड्यूस कर दिए। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। Several measures have been taken to meet the deficit of balance of payments। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो घाटा है उसको पूरा करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ फुल चैप्टर का लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने कई स्टेप्स लिए, उसमें में से एक स्टेप था एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट्स हैव बीन प्रमोटेड। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगी सरकार। स्पेशल फैसिलिटीज लाइक कंसेशनल लोन, सस्ते में लोन देगी, टैक्स में माफ कर देगी कि फलां जगह पे कंपनी खोलो एक्सपोर्ट वाली, मैं इतने साल के लिए टैक्स माफ कर दूंगी, सरकार कह सकती है। लेस फॉर्मेलिटीज के कम रिस्ट्रिक्शंस पे लाइसेंस वगैरह दे दूंगी एटसेट्रा हैव बीन प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड ट्रेड। तो एक्सपोर्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई ताकि वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दें। ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा आ जाए। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडम टू रिपेट्रिएट। बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज अलाउड इन इंडिया ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस। इसका मतलब ये है कि एक बार पैसा आ गया तो वो पैसे को वापस निकालना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। द फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड नॉट टेक their income on foreign investments back to their country without prior approval of RBI। अगर उन्होंने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को वापस अपने कंट्री में ले जाना चाहते हैं तो आरबीआई के अप्रूवल के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं था, बट ऐसा अब खत्म हो गया है। आरबीआई वुड अलाउ दिस रिपेट्रिएशन ऑन वेरी रिस्ट्रिक्टिव बेसिस। तो आरबीआई कहती थी इतना पैसा लेके जाना, उतना नहीं लेके जाना, ऐसे करना वैसे नहीं करना, तो 100 टाइप की रिस्ट्रिक्शंस थी। दिस प्रोविजन वाज अ ग्रेट हिंड्रेंस इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स।
तो बाहर से कोई पैसा क्यों लेके आएगा जब उसे यकीन ही नहीं है कि मैं पैसा वापस भी लेके जा सकता हूँ प्रॉफिट. बट नाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स आर फ्री टू रिपेट्रिएट देयर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट. तो जो भी उनकी कमाई होती है या अपना पैसा होता है वो जब मर्जी वापस लेके जा सकते हैं. अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इट हैज़ अट्रैक्टेड मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया. इसकी वजह से और ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंडिया में आए. ठीक है. अब एडवांटेजेस क्या हैं इंडिया में, ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, इसको डिस्कस करेंगे. इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड. तो जब से ग्लोबलाइजेशन आई है हमारा फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ गया है. एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ गॉन अप. इंडिया का जो वर्ल्ड में शेयर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो पहले से बढ़ गया है. इन 1991 India's share in the world trade was 0.53%. In 1995-96, it rose to 0.6%. In 2019-2020, it further increased to 2.4%. तो वर्ल्ड ट्रेड में हमारा अच्छा खासा हिस्सेदारी है. मगर अब ये नहीं कहेंगे पहले से तो बढ़ गया है मगर इतना अच्छा नहीं है जितना बाकी कंट्रीज का है. समझ के बाद नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आया. As a consequence of globalization, there has been a considerable increase in foreign direct investment as well as foreign portfolio investment. तो दोनों टाइप की इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ावा आया. अब सबसे पहले ए पॉइंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से कंपनी आती हैं खुद की कंपनी खोलती हैं. ठीक है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय फॉरेन कंपनीज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश wholly or partly owned companies in another country and to manage them or to purchase the shares of the companies in another कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजिंग सच कंपनी. तो सिंपल वर्ड्स में बाहर से पैसा आना और एग्जिस्टिंग कंपनी को या तो खरीद लेना ताकि वो उसमें काम कर सके. ठीक है. एफिशिएंटली या इफेक्टिवली काम कर सके. ठीक है. उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या खुद की कंपनी खोल लेना. समझ के बाद द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज दैट नेटिव कंपनीज आर मैनेज्ड बाय द फॉरेन कंपनीज और न्यू कंपनीज आर सेटअप इन इंडिया फॉर फॉरेन कंपनीज. तो या तो नेटिव कंपनी जो लोकल कंपनीज हैं उनके ऊपर फॉरेन कंपनीज उनको खरीद के उनके ऊपर काम करना शुरू कर देती है, या फिर नई कंपनी जो खोल रही है बाहर की कंपनी जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आके यहाँ के नई कंपनीज खोल रही हैं वो भी काम करना शुरू कर देते हैं. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बढ़ जाती हैं. इन अप्रैल 2013 गवर्नमेंट हैज़ क्लैरिफाइड द मीनिंग ऑफ FDI. नाउ इफ foreign investor has a stake of more than 10% in any business unit, then it will be treated as FDI. अगर किसी भी कंपनी के अंदर 10% से ज़्यादा हिस्सा अगर किसी फॉरेन एंटिटी के पास है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा. इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट द फॉरेन इन्वेस्टर ऑल्सो बियर्स रिस्क एंड शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ सच कंपनीज. तो अगर 10% हिस्सा खरीद लिया, जो टोटल प्रॉफिट होएगा उसका 10%, फॉरेन इन्वेस्टर का अगर लॉस होएगा तो उतनी परसेंटेज लॉस भी उसी का. नेक्स्ट आ जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्पेशली जो पैसा बाहर से आता है यहाँ की शेयर मार्केट में लगने के लिए और प्रॉफिट कमा के वापस चला जाता है, उसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं. अंडर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको FIIs कहते हैं, बाइज शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स ऑफ नेटिव कंपनीज, लोकल कंपनीज के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं या डिबेंचर्स वगैरह खरीदते हैं. However, management and control remain vested in the native और domestic companies themselves. तो जो मैनेजमेंट है वो जो लोकल कंपनीज हैं उन्हीं के पास रहती है. तो बाहर से FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, यहाँ की कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जब प्राइस हाई जाते हैं बेचते हैं और अपना पैसा लेके बाहर चले जाते हैं. देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लगातार इजाफा हुआ है. इन द ईयर 1990-91 द टोटल इन्वेस्टमेंट जो FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो मिला के हुई वॉज $103 मिलियन. इन 2014-2015 ये बढ़ के इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू $, कितने, 86,071 मिलियन. तो पहले से तो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ावा है ना. अब ये लाखों में चली गई, लाखों मिलियंस में चली गई. इन 2020-2021 द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज 1,20,698 $, मिलियंस के अंदर. ठीक है, मिलियन $. बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया बिगेन टू एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. इतना पैसा बाहर से आएगा तो जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो 1990-91 में हिल गए हुए थे, बहुत कम रह गए हुए थे, वो बढ़ गए. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन फॉरेन कोलैबोरेशन. फॉरेन कोलैबोरेशंस में इंप्रूवमेंट आया. कैसे? ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्रमोटेड कोलैबोरेशंस ऑफ फॉरेन कंपनीज विद मैनी इंडियन कंपनीज. इंडियन कंपनीज के साथ फॉरेन कंपनीज ने कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया. हीरो, होंडा, ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी, ऐसे दीज कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स
कैन बी टेक्निकल कोलैबोरेशंस, फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस और बोथ। ये कोलैबोरेशंस टेक्निकल लेवल पे भी हो सकती थी कि टेक्नोलॉजी बाहर से आएगी, या फाइनेंशियल लेवल्स पे भी हो सकती थी कि भाई फाइनेंस बाहर से आएगा। इन फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस फॉरेन कंपनीज प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वाइल इन टेक्निकल कोलैबोरेशन मॉडर्न फॉरेन टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन कंपनीज। जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी में जो सुजुकी है वो अपने मॉडल्स वगैरह शेयर करता है मारुति के साथ, तो मारुति सुजुकी की गाड़ियां बन जाती हैं, और जो फाइनेंशियल कोलैबोरेशन है उसमें पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। फॉरेन कंपनीज आर सेटिंग अप मेनी एंटरप्राइजेज इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इंडियन कंपनीज। तो फॉरेन कंपनीज ने इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके काफ़ी ज़्यादा कंपनीज खोल ली और उनमें काम करने लग गई। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारे कंट्री में जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो बढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स have been increased substantially, काफ़ी बढ़ गए। 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया अमाउंटेड फॉर 4388 करोड़, which on 4 June 2021 increased to 44,17,018 करोड़। तो इतने मतलब पहले से तो कितने गुना बढ़ गए, ठीक है। दस there has been an increase of 1006 times in the foreign exchange reserves of India। तो ये बताया गया कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ग्लोबलाइजेशन के बढ़ाने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स बढ़ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ एक्सपेंडेड द साइज ऑफ मार्केट। इससे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ गया। साइज ऑफ मार्केट का बढ़ना मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ गया। इट हैज़ परमिटेड इंडियन बिजनेस यूनिट्स टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस इन द होल वर्ल्ड। अब यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो भी बाहर जाके अपनी फर्दर कंपनीज खोल सकती थी। नाउ मल्टीनेशनल कंपनीज हैव नो नेशनल बाउंड्रीज। अब कोई बाउंड्रीज भी नहीं है कि बड़ी कंपनी सिर्फ इंडिया में रहेगी या बाहर की बड़ी कंपनी सिर्फ उसी कंसर्न्ड कंट्री में रहेगी। बाहर की कंपनियां यहाँ आई और यहाँ की कंपनियां बाहर चलेगी। इंडियन कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, विप्रो एटसेट्रा आर डूइंग देयर बिजनेस इन मैनी कंट्रीज। तो यहाँ की जो लोकल कंपनीज थी वो भी मल्टीनेशनल बन गई। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनेबल्ड द इनफ्लो ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी सुपीरियर एंड एडवांस्ड। तो जब ग्लोबलाइजेशन होगी बाहर से हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करवा लेंगे, मशीनें इंपोर्ट करा लेंगे जो यहाँ से सुपीरियर या जो एडवांस्ड होंगी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। नाउ इंडियन बिजनेस यूनिट्स यूज़ दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो बाहर से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है उसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांड डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्रमोटेड द यूज़ ऑफ ब्रांडेड गुड्स। ग्लोबलाइजेशन होगी तो हम ब्रांडेड गुड्स ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि बाहर से भी वो अवेलेबल रहेंगे। नाउ नॉट ओनली ड्यूरेबल गुड्स आर ब्रांडेड बट प्रोडक्ट्स लाइक गारमेंट्स, जूसेस, स्नैक्स, फूड ग्रेन्स एटसेट्रा आर ऑल्सो ब्रांडेड। तो पहले तो बड़ी बड़ी चीज़ें ब्रांडेड होती थी, छोटी छोटी चीज़ों में इतना ब्रांड की टेंशन नहीं होती थी। अब छोटी छोटी चीज़ों में भी जो ब्रांडेड जो हैं चीज़ें वो आ गई हैं और ब्रांड्स की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है। फॉरेन ब्रांड्स आर वेरी पॉपुलर अमंग इंडियन कंज्यूमर्स। ब्रांड डेवलपमेंट हैज़ लेड टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो जितना ज़्यादा ब्रांड डेवलप होगा उतना ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो जाएगा कंज्यूमर, और कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुई क्योंकि बाहर के इन्वेस्टर्स भी तो यहाँ के इन्वेस्ट कर रहे हैं ना शेयर मार्केट में। ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। इंडियन कैपिटल मार्केट्स की भी डेवलपमेंट हुई। नाउ मैनी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन इंडियन कैपिटल मार्केट। बाहर से काफ़ी FIIs आते हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। Recently, there has been substantial increase in the inflow of foreign direct investments and foreign portfolio investments। तो बाहर से कैपिटल काफ़ी ज़्यादा आ गई और यहाँ के शेयर मार्केट में और यहाँ की कंपनियों में लगी है पैसा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ का सर्विस सेक्टर आपको पता है पूरे वर्ल्ड में स्पेशली कंप्यूटर सर्विसेज काफ़ी मशहूर हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर ऑल्सो। कैसे? विद द एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज tremendous improvement has been witnessed in the various services like telecommunication, insurance, banking, computer services, software वगैरह। इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, तो हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्रमोटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फॉरेन कंपनीज आर एस्टेब्लिशिंग देयर प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग यूनिट्स इन इंडिया। जब फॉरेन कंपनीज आएंगी यहाँ पे अपने प्रोडक्शन सेंटर्स खोलेंगी, ट्रेडिंग यूनिट्स खोलेंगी, तो हमारे यहाँ लोकल लोगों को जॉब्स तो मिलेंगी ना। इट हैज़ इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियंस, दैट इज मैनी इंडियंस आर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज या मोबाइल कंपनीज जैसे बाहर से जो आती हैं कंपनीज, उनमें काफ़ी ज़्यादा इंडियंस ही तो लगे होते हैं जॉब्स करने। तो कहने की बात यह कि इससे जॉब इंप्रूवमेंट होती है, जॉब्स मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है
रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता था, हम पढ़ते यहाँ थे, काम करते थे फॉरेन कंट्री में जाके, समझ की बात। अब अगर फॉरेन कंपनी यहाँ पे आ जाएगी और अच्छे पैसे देने लग जाएगी तो हमारा जो टैलेंटेड यूथ है वो बाहर क्यों जाएगा, समझ की बात। ये कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना इससे उल्टा है, वो बाद में बताऊंगा। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन many multinational companies have set up their business units in India। बाहर से कई कंपनीज इंडिया में आके उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स खोल लिए, कंपनीज खोल ली, द यूनिट्स खोल लिए। These multinational companies provide attractive salary package and good working condition to efficient स्किल्ड इंडियन इंजीनियर्स, मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स एट्सेट्रा। तो यहाँ के जो स्किल्ड लोग थे उनको अच्छे रेटों पे उन्होंने हायर कर लिया, अच्छी तनख्वाहें देने लगे। नाउ इंडियंस गेट गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। इंडिया में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। इट हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन। तो इससे ब्रेन ड्रेन की में कमी आई है, अब लोग फ़ॉरेन कम जाते हैं। मगर असल में सिचुएशन इससे उल्टा है। असल में अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड उठा के देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग इंडिया से बाहर चले गए हैं, क्योंकि इंडिया में इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही हैं। और ये डाटा आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इकोनॉमिक्स से लेना देना है। आप ये सर्च मारो कि करंटली इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी क्योंकि बाहर से उनको ब्रांडेड गुड्स और अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिल जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ इम्प्रूव्ड। इंडियन पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ गया है। नाउ इंडियंस गेट बेटर क्वालिटी गुड्स एट लो प्राइसेस, क्योंकि बल्क में बनेगा तो लो प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाएगा। ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक टीवी, एसी, मोबाइल फोन्स, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, तो अब एक आम बंदा भी ये सारी चीज़ें खरीद सकता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है। नाउ मिडिल इनकम ग्रुप ऑल्सो यूजेज दीज लग्जरी प्रोडक्ट्स विच वर अर्लियर यूज ओनली बाय रिच क्लास। तो पहले जो सिर्फ अमीर लोग यूज़ करते थे, अब वो गरीबों के पास भी आ गए हैं, नॉर्मल लोग भी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब वो नो लॉन्गर अ लग्जरी, वो अब चीज़ें लग्जरी में नहीं रही, वो तो नेसेसिटीज़ में आ गई हैं। तो ये तो थे एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है लॉस टू डोमेस्टिक यूनिट्स। जब बाहर से कंपनी आएगी, यहाँ कॉम्पिटिशन करेंगी, हमारी लोकल कंपनियों का तो बैड बच जाएगा। As a result या as a consequence of globalization, foreign competition has increased in India. India में foreign competition बढ़ गया. Now Indian industrial units have to compete with foreign industrial units. Indian कंपनियों को foreign companies के साथ compete करना है because of better quality and low cost of foreign goods. Many Indian industrial units have failed to face competition and have been closed. तो ऐसा हुआ, बाहर से कंपटीशन की वजह से यहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं उनका बैंड बज गया और कई कंपनियां तो बंद ही हो गई। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर वर्स्ट हिट बाय इंक्रीज्ड कंपटीशन। तो जितना कंपटीशन बढ़ता है, ये जो छोटी छोटी कंपनीज हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाती, तो कंपटीशन की वजह से हमारी कंपनीज बंद हो गई, कई कंपनीज। नेक्स्ट आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, वो मशीनों से काम करवाते हैं। इवन सम इंडियन कंपनीज यूज इंपोर्टेड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन आया तो बाहर से मशीनें मंगाने लग गई। विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑटोमेटिक मशीन्स, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज आर रिड्यूस। तो जैसे जैसे मशीनों का इस्तेमाल होगा वैसे वैसे जॉब लॉसेस तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन इज एक्सप्लॉयटिंग अनस्किल्ड वर्कर्स बाय गिविंग लोअर वेजेस, लेस जॉब सिक्योरिटी एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो हमारे जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं ये बाहर जाके लेबर का काम करते हैं, ठीक है, या फिर जो यहाँ के लोकल हैं, बाहर से कंपनियाँ आती हैं तो उनसे अनस्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं उनसे लेबर का काम कराते हैं, उनको तनख्वाहें भी कम देते हैं, जॉब सिक्योरिटी भी कोई नहीं होती और उनका काम भी जो है लॉन्गर वर्किंग आवर्स हो जाते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बढ़ गई है। लेबरर्स हैव टू वर्क इवन इन दीज कंडीशंस बिकॉज बैड जॉब एंड लेस वेजेस आर बेटर देन नो जॉब्स। तो बंदे सोचते हैं यार ना काम मिले भूखे मरें, इससे तो अच्छा है कि भाई कुछ ही तनख्वाह मिल जाए और जितने लंबी जितना एक्सप्लॉयटेशन है हो जाए, काम तो मिलेगा ना, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। तो एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। विद द easy availability of foreign goods, demonstration effect has increased among Indians. Demonstration effect क्या होता है? कोई सेलिब्रिटी क्लोजअप का टूथपेस्ट करेगी या नाइकी के जूते पहनेगी या फिर आईफोन लेगी, वो दिखावा हमें भी करना पड़ेगा और हम भी उसको देखो देखी महंगा सामान, ब्रांडेड सामान ले लेंगे। तो इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब है हम उन सेलिब्रिटीज़ को या उन लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो हमारे से हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहते हैं। नाउ मैनी कंज्यूमर्स आर यूजिंग लग्जरी प्रोडक्ट्स बाय
इमिटेटिंग अदर्स, दूसरों को कॉपी करने की वजह से लग्जरी गुड्स यूज करने शुरू कर दिए। किसी और के पास फलां फलां के पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन ही चाहिए, ठीक है, हालांकि मेरे पास आईफोन नहीं है। इट एग्जांपल दे रहा था, इट हैज़ प्रमोटेड टेंडेंसी ऑफ वेस्टफुल कंजम्पशन इन इंडिया। इससे वेस्टफुल कंजम्पशन, जिसकी नहीं भी ज़रूरत है वो भी देखो देखी हम चीज़ ले आते हैं, लोगों की नकल करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ को नकल करने की कोशिश करते हैं। दिस इंक्रीजिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैज़ इन टर्न रिड्यूस सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। इससे हमारी सेविंग्स कम हो जाती हैं, सेविंग्स कम होंगी, बैंकों में पैसा नहीं होगा, बैंक लोन कहाँ से देगा आगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड इनइक्वालिटीज इन आर इकोनॉमी, इनइक्वालिटीज बढ़ गई हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड मल्टीनेशनल कंपनीज एंड बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज या यूनिट्स, बट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर एडवर्सली हिट बाय इट। छोटी छोटी कंपनियां तो बंद हो जाती हैं या कंपटीशन ही नहीं कर पाती, तो छोटी कंपनियां बंद होने की वजह से इनइक्वालिटीज बढ़ जाती है। छोटे बंदे के पास तो इतना चांस ही नहीं रहता कि वो अपनी कंपनी खोल सके। इट हैज़ इंक्रीज्ड इनकम इनइक्वालिटीज इन इंडिया। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से कुछ लोगों का मानना, कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं। नेक्स्ट आ जाता है डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उसका हमारे काम करने, हमारे इकोनॉमी में दखल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। With globalization, dominance of foreign institutions has increased in India. इंडिया में domination बढ़ जाती है। Globalization has helped foreign companies in enlarging their market share. यहाँ पे उनका market share बढ़ जाएगा। अब आप खुद सोचो, पीने का पानी मिले नहीं मिले, पेप्सी कोका कोला की मशहूरियाँ आपको गांव गांव में मिल जाएंगी, पेंट किया होता है वो दुकानों के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया कोल्ड ड्रिंक मार्केट अ लार्ज शेयर इज कंट्रोल्ड बाय पेप्सी एंड कोका कोला विच आर फॉरेन कंपनीज। तो वो क्या करती हैं, वो जिस मार्केट में या जिस प्रोडक्ट में आती हैं उसमें वो डोमिनेट करने लग जाती हैं और वहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं उनका बैंड बच जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बैड इफेक्ट ऑन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम। इससे हमारा कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम पे बुरा असर पड़ता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वेस्टर्नाइजेशन से हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हमारा जो घर का कल्चर है, वो ख़राब हो गया। मैनी ग्लोबल कंपनीज सेल सच प्रोडक्ट्स एज डिस्टॉर्ट आर कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम। तो हर कोई इससे सेटिस्फाई नहीं होता, मगर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि फॉरेन कंपनीज आके यहाँ ऐसा ऐसा सामान बेचती हैं जिससे हमारा जो लोकल कल्चर है, जो हमारा जो इंडिजिनस कल्चर है, उसकी बैंड बच गई। द वल्गर एडवर्टाइजमेंट्स शोन बाय सम मल्टीनेशनल कंपनीज पॉल्यूट द थिंकिंग ऑफ यंग जनरेशन। वो टीवी पे ऐसी ऐसी मशहूरियाँ दिखाते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ काम करोगे तभी तुम मॉडर्न हो, ऐसा ऐसा है। तो वो जो हमारा यंग जो जनरेशन है उसके माइंड को पॉल्यूट कर देती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे ने सेफ्टी रेज़र या फिर जो शेव करने के लिए जो रेज़र का इस्तेमाल करना है, तो उस ऐड में वो लड़की को दिखा देंगे, ठीक है। तो लड़की का क्या लेना देना, शेव तो बंदे ने करनी है। तो ऐसे ऐसे करके ऐसी उल्टी पुल्टी मशहूरियाँ दिखाते हैं कि जो यंग जनरेशन है उसका माइंड पल्यूट कर देते हैं। या फिर एक मशहूरी आई थी कि भाई 4-5 दिन में गोरे हो जाओ, ये क्रीम लगाओ, 5 दिन में गोरे हो जाओ। लोगों ने अपने मुंह रगड़ लिए, जो जिसकी जैसी शक्ल है वैसी की वैसी रहेगी ना, ठीक है ना, समझ गई बात। तो मैं अब किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, रब ने सारे के सारे लोग बनाए और हर एक बंदा अपने तरीके से अच्छा है, ठीक है। तो बट ऐसी ऐसी मशहूरियाँ क्या देना कि लोगों को डिप्रेशन में ले आ देना कि अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप बैकवर्ड हो या फिर आप में कमी है, खामियाँ हैं, ठीक है। सम मल्टीनेशनल कंपनीज इंडल्ज इन अनएथिकल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपना माल बेचने को ज़्यादा कोई ना कोई उल्टा पुल्टा काम करके मतलब अपने माल को ज़्यादा बिकवाती हैं। दीज कंपनीज डू नॉट हेजिटेट टू ऑफर ब्राइब टू हाई ऑफिशियल्स एंड high officials of host nations to allow them to enter into such transactions which only serve their interest। तो बेसिकली वो रिश्वतें भी खिला देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं, इस टाइप का काम करते हैं कि भाई उनका काम और उनका बिजनेस चलता रहे। अब जैसे मैगी है, मैगी इंडिया में बैन कर दी थी एक टाइम पे, क्योंकि जब लैब की रिपोर्ट्स आई तो उसमें लगा कि ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें इसमें केमिकल हैं जो हेल्थ के लिए ख़राब है, ठीक है। तो उस टाइम पे बैन कर दी उन्होंने, फिर से कुछ लॉन्च कर दिया, कह दिया अब हम ये नहीं करते, सरकार को रिश्वतें खिलाई और फिर से वो पास हो गई। अब धड़ल्ले से मैगी बिकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लेस एंट्री इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्लोबल कंपनीज मोस्टली टेक एंट्री इन कंज्यूमर गुड्स लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टूथपेस्ट एटसेट्रा। तो वो इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आती है, बल्कि जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप उसमें नहीं आ पा रही। दीज गुड्स डू नॉट प्ले वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। इन गुड्स से कोई देश की तरक्की थोड़ी ना होनी है, ये तो लोकल बंदे भी बना लेंगे। The global companies do not invest in strategic areas like power sector, steel industry, fertilizers, etc. ये जो ग्लोबल कंपनीज है ये इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में नहीं आती। द एंट्री इन रिस्की प्रोजेक्ट्स इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड, जहाँ रिस्क है वहाँ पे भी नहीं आती। सिमिलरली देयर इज इनसफिशिएंट
एंट्री ऑफ ग्लोबल कंपनीज इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स। तो इन सेक्टर्स में नहीं आती जहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है किसी भी कंट्री के लिए, तो वो सामान बनाती हैं जो आमतौर पे बिक जाता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम हम एडवांटेजेस में कह रहे थे कि नहीं है, अब लोग बाहर नहीं जाते, यहीं की लोकल कंपनियों में जॉब कर लेते हैं, मगर लोकल कंपनियों के लिए प्रॉफिट मतलब लोग बाहर नहीं जाते, यहाँ पे जो एमएनसीज खुली हैं उन्हीं के अंदर जॉब कर लेते हैं। मगर जॉब तो एमएनसीज के लिए ही कर रहे हैं ना, जॉब तो फॉरेन कंपनीज के लिए कर रहे हैं ना, इंडिया की कंपनीज में तो जॉब नहीं कर रहे। अब मैं कईयों को देखता हूँ यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, कईयों की रील्स आती है कि हमारा देश ऐसा है वैसा है वैसा है, खुद बाहर बैठे होते हैं और बाहर की कंपनियों में काम कर करके डॉलर कमा रहे हैं और खुद मस्ती मार रहे हैं और हमें देशभक्ति का लेक्चर झाड़ रहे हैं। अगर तुम इतने ही देशभक्त हो तो इंडिया में आओ और इंडियन कंपनी के लिए काम करो लो प्राइस पे, तब हम जाने कि तुम कितने बड़े देशभक्त हो। तो प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन यहाँ पे भी आती ही आती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कैसे? द ग्लोबल कंपनीज recruit qualified and skilled engineers, technicians, experts in the host nations, and after some time these experts are posted abroad in their foreign subsidiaries or head office। तो पहले तो अपनी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे हायर करती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, उनसे प्रॉफिट कमा के अपनी कंट्री में लेके जाती हैं, फिर जब उनको लगता है कि काम कर करके एक्सपर्ट हो गए हैं तो उनको हेड ऑफिस में अपॉइंट कर देती है जो उनकी कंट्रीज में होता है। दैट वे ग्लोबल कंपनीज ड्रेन द टैलेंटेड पर्सन्स ऑफ होस्ट नेशन टू अदर नेशंस। तो स्किल्ड वर्कर्स यहाँ से लेके अपने कंट्री के फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स। ऐसे गुड्स बनाएंगी जिसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। In order to get more profits, global companies indulge in the production of even those goods which are harmful for the consumers। कंज्यूमर के लिए हार्मफुल है फिर भी वो बनाई जा रही हैं, क्यों? क्योंकि अपना प्रॉफिट हो रहा है। Many a times the global companies indulge in the production of such medicines and other products, the production of which otherwise banned in their parent nation। अब कई कंपनीज वो सामान बनाती है जो उनके कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज में बैन है, मगर इंडिया में आके वो सामान धड़ल्ले से बना बना के बेच रही हैं। ठीक है, अब कोक पेप्सी यहाँ पे अलग है और बाहर अलग है, समझ की बात? यहाँ पे मैगी के जो स्टैंडर्ड्स हैं सॉरी वो अलग हैं और जो बाहर बेच रहे हैं वो अलग है, समझ की बात? तो 10 ग्लोबल कंपनीज अर्न प्रॉफिट्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की हेल्थ भी नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि जो इंडियन लॉज हैं उनको कैसे बाईपास करना है और कैसे कैसे करके क्या क्या करना है और अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा इधर बेचना है। अपने कंट्री में भी उस क्वालिटी का नहीं बेचेंगे, अपने कंट्री में अलग क्वालिटी का बेचेंगे, यहाँ अलग क्वालिटी का। नेक्स्ट आ जाता है अनबैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Global companies set up industries in developed cities and towns where infrastructural facilities are easily available and not in backward areas। Backward areas में तो अपनी कंपनियां खोलते नहीं है जाके, backward areas में नहीं खोलते तो इंडिया में रीजनल डेवलपमेंट कैसे होगी? It leads to further development of already developed areas and backward areas continue to remain backward। तो इससे जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज हैं वहीं पे तरक्की, वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बाकी जगह तो नहीं आएंगी। एज अ रिजल्ट रीजनल डिस्पैरिटीज जो हैं लगातार बढ़ती रहती हैं। तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज जो लगातार बढ़ती जा रही हैं इनका भी काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ेंगी तो सरकार को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे इस रीजनल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करती हैं। द होस्ट कंट्री इम्पोजेज कॉरपोरेशन टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द कंपनीज। अब जिस कंट्री में वो आई हैं, इंडिया में जो बाहर से कंपनी आई है, जितना भी वो प्रॉफिट कमाएंगी उसके ऊपर हमारी सरकार कॉरपोरेशन टैक्स लगाती है। टू अवॉइड दिस टैक्स ग्लोबल कंपनीज रिड्यूस देयर प्रॉफिट्स बाय अडॉप्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड से अपने टैक्स को माफ करा लेंगी या कम करा लेंगी। कैसे? ध्यान से समझना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट थी। Under this method, global companies buy intermediate goods, raw material, कहाँ से खरीदती है? From their subsidiaries abroad at high price and thus reduce their local profits। वो क्या करेगी? अपनी जो फॉरेन सब्सिडरी है, कोई फॉरेन कंपनी है, उससे रॉ मटेरियल खरीदेगी हाई प्राइस पे ताकि वो अपनी कॉस्टिंग हाई दिखा सके और प्रॉफिट्स को कम दिखा सके। सिमिलरली ग्लोबल कंपनीज एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू देयर सब्सिडरीज abroad at lower prices so as to undervalue the exports and therefore show lower local profits। तो जो भी यहाँ फॉरेन एक्सपोर्ट करने के लिए जो फॉरेन कंपनीज खुली हुई हैं वो बाहर माल बेचती हैं लो रेट पे, अपनी कंपनी को लो रेट पे बेचती हैं ताकि वो ये दिखा सके कि हमारी इनकम कम हुई है, और जब कम इनकम होगी तो प्रॉफिट भी कम लगेगा। इन अदर वर्ड्स ग्लोबल कंपनीज ओवर वॉइस मतलब कॉस्टिंग को बढ़ाएंगी, जो भी इनवॉइस है उसको बढ़ाएंगी, ओवर वॉइस द इम्पोर्ट्स, जो इम्पोर्ट्स हैं उसको कॉस्टली शो करेंगी, एंड अंडर इनवॉइस, ओवर इनवॉइस का मतलब
ओवर इन्वॉइस मतलब ज़्यादा रेट लगाना इम्पोर्ट्स के ऊपर, और जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको अंडर इन्वॉइस करेंगी सो एज टू शो देयर लेस प्रॉफिट्स। तो वो ये शो करेंगी कि हमें तो प्रॉफिट ही बड़ा कम हुआ है। दैट वे थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ द बिल्स ग्लोबल कंपनीज इवेड टैक्सेस। तो इस तरीके से जो ग्लोबल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो टैक्स को अवॉइड करती हैं, ठीक है, टैक्स की चोरी करती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मैं किसी और चैप्टर पे लाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।